हम्म। वहां तक तुम लोगों ने पढ़ लिया था सब कुछ, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बात होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कितनी स्टोर होगी, वो सब बातें हो गई थी, तुम लोग को सब समझ में आ गया था ना, कुछ भी डाउट नहीं है। मतलब उस समय क्लास में तो आ गया था ना समझ में। हाँ सर। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर्स की। ये पढ़ा था हमने, पढ़ने को दिया था तो किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा तो बताओ, फिर यहीं से करते हैं। नहीं सर, मैं पढ़ ही नहीं पाया, मैं पिछला लेक्चर आपका देखता रह गया हूँ। अच्छा, वो भी टाइम ही नहीं छूट गए थे होता ना है। उस टाइम पे, छूट गए थे इसलिए। ठीक है, ये हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ध्यान देना। हाँ सर, जब मुझे डेंगू हो गया था तब तो छूट ही गए थे ढेर सारे। चलो ठीक है। प्रियांशु, दिव्यांशु, ध्यान देना, यहाँ से बता रहे हैं, यहीं से पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, मतलब मैटर ये है कि हम कंडक्टर के ऊपर चार्ज प्रोवाइड करेंगे, कंडक्टर को चार्ज देंगे, ठीक है। अब कंडक्टर का नेचर ऐसा होता है कि वो चार्ज को सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, अपनी खुद की सरफेस पे चार्ज को कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इसका मतलब है कि वो चार्जेस चल नहीं रहे हैं फिलहाल। चलते हुए चार्जेस कुछ और भी इफेक्ट क्रिएट करेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बस इतना देख रहे हैं कि एक कंडक्टर है, किसी भी शेप किसी भी साइज का कैसा भी कंडक्टर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने उसको चार्ज दिया, ठीक, वो चार्ज उसने अपने पूरे सरफेस पे स्प्रेड कर लिया। अब वो स्प्रेड करके स्टेबल है, रुका है, मतलब है अपना आराम से। तो अब रुका है, सारा चार्ज भी रुका है, कोई इधर उधर नहीं जा रहा है, क्योंकि हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह क्रिएट नहीं कर रखा, कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस केस में ऐसी कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, पर्टिकुलर कुछ एक तरह से पॉइंट्स हैं जो हमें समझना जरूरी है, जिससे हम आगे की चीजों को हेल्प लेके कर पाए। क्योंकि हमें अगर यही नहीं पता होगा कि कैसा बिहेवियर होता है कंडक्टर का जब वो चार्ज होता है, एक चार्ज कंडक्टर कैसा बिहेव करता है, तो बहुत सारी चीजें हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि किस बेस पे चल रही हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, वो हम लोगों को देखनी है, ध्यान देना। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स वर डिस्क्राइब्ड ब्रीफली इन चैप्टर 1। कंडक्टर्स कंटेन मोबाइल चार्ज कैरियर्स, यानी कि मूवेबल चार्ज कैरियर्स होते हैं कंडक्टर के पास। मोबाइल का मतलब मूवेबल, पता होगा सबको। तो ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स कंटेन करते हैं, मतलब एक तरह से फ्री चार्ज कैरियर कंटेन कर सकते हैं। मूवेबल का मतलब क्या होता है? कौन सी चीजें हम लोग मूवेबल समझते हैं? पहले वो फ्री होनी चाहिए ना, मूव करने के लिए फ्री, फ्री होंगी तो मूव कर सकती हैं, ठीक है। अब इन मेटालिक कंडक्टर्स दीज चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन। अगर हम मेटल की बात करें, क्योंकि हमने पहले ही बताया कंडक्टर का मतलब हम लोग के दिमाग में सिर्फ मेटल आता है, पर जरूरी नहीं है। कोई भी ऐसी सब्सटेंसेस जिनमें चार्ज फ्री हो, चार्ज फ्री हो, हमने इलेक्ट्रॉन की भी बात नहीं कही, चार्ज फ्री हो। अब वो चार्ज चाहे आयन के फॉर्म में क्यों ना हो, फ्री हो, तो हम उनको कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि वो कंडक्ट करवा सकते हैं ना, चार्ज को मूव करवा के। चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने की बात हो, चाहे हीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि अगर हम मेटल्स की बात करें, तो उनमें जो मोबाइल चार्जेस होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। तो मेटल की आउटर सरफेस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट अवे फ्रॉम, नहीं, इन अ मेटल द आउटर इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स एंड आर फ्री टू मूव। देखो, मेटल के अंदर करंट क्यों नहीं फ्लो करती? क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आउटर मोस्ट में ही फ्री होंगे। यानी कि अगर ये मेटल का न्यूक्लियस है तो इसके कई सारी ऑर्बिट्स हैं, तो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही होगा फ्री। और हमने कहा ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, लेकिन अगर इसके बगल में एक और एटम हो, इसके पास भी आउटर मोस्ट में कुछ इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये लॉकिंग नहीं करने लगेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, इनको फोर्स ज्यादा लगने लगेगा, एंड सो ऑन। बगल में एक और एटम हो, बगल में एक और एटम हो, यहाँ एक और एटम हो, अब ये फ्री कहाँ रहा? अब ये चार्ज फ्री फील करेगा क्या? बताओ प्रियांशु, दिव्यांशु। नहीं सर। नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से बगल से एक और इलेक्ट्रॉन उस पर फोर्स लगा रहा है, ये न्यूक्लियस तो थोड़ा बहुत लगा ही रहा था, वगैरह वगैरह, और इधर का एक इलेक्ट्रॉन फोर्स लगा रहा है, तो चारों तरफ से एक लॉकिंग सी हो जाती है, चारों तरफ से फोर्स लगता है, लॉकिंग सी हो जाती है, तो अब वो फ्री नहीं है। लेकिन अगर ये मेटल की सबसे बाहर वाली सरफेस पे रखे हुए एटम्स हैं, यानी कि ये वाले एटम मेटल की सबसे बाहर वाली सरफेस के एटम हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सच में फ्री फील करेगा, क्योंकि उसके बगल में कोई दूसरा एटम नहीं है, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो कोई लॉकिंग वाला चक्कर भी नहीं है। आई बात समझ में?
तो मतलब सर जो इसका मतलब जो चार्ज फ्लो होता है वो सिर्फ सरफेस पे ही होता है, अंदर नहीं होता? बिल्कुल, मेटल में ऐसा ही है। मेटल में, सब में नहीं बोल रहा। चार्ज फ्लो जो हो रहा है मेटल पे एक वायर पे, तो वो सिर्फ सरफेस पे फ्लो हो रहा है, इंटरनल अंदर में नहीं हो रहा है। हुआ समझ, मतलब आई समझ में बात? क्योंकि अंदर फ्री नहीं है ना, हाँ अंदर सर। लॉकिंग हो सर रखी है। हाँ। कौन, आपने बोला सिर्फ मेटल में, हम्म। तो सर नॉन मेटल में मतलब? अंदर नॉन फ्लो मेटल में होता है। जैसे सर? नॉन मेटल में अंदर फ्लो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। फ्लो तो उसमें कहीं से हो ही नहीं सकता ना इतनी आसानी से, क्योंकि उनका आउटर इनर कोई भी, क्योंकि उनका एटम पे ही चार्ज फ्री नहीं है। क्योंकि नॉन मेटल का मतलब क्या है, जैसे साइड राइट साइड में पीरियोडिक टेबल वाले क्लोरीन वोरीन ये सब ले लो, कोई भी ऑक्सीजन ले लो, तो इनके क्या है, एटम होता है छोटा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज बहुत ज्यादा है, तो एटम का साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू मेटल। और एटम का साइज छोटा होने से न्यूक्लियस पास होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के, और इसकी वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, तो ये चार्ज फ्री है ही नहीं, तो उसमें फ्री नहीं है वहां पे चार्ज, तो इसलिए फ्लो तो नहीं करेगा। लेकिन मेटल के अंदर चार्ज का सेपरेशन होने लगता है, सॉरी नॉन मेटल के अंदर, नॉन मेटल के अंदर चार्ज सेपरेट हो जाते हैं थोड़ा, पोल्स बना लेते हैं एक तरह से कहें तो। जैसे एक एटम है, तो उसका थोड़ा न्यूक्लियस इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना, इधर शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो पोल क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक रीजन देते हैं चार्ज को सेपरेट होने के लिए, तो क्या होगा, न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है थोड़ा राइटवर्ड फोर्स फील करेगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो वो लेफ्टवर्ड फोर्स फील करेगा। तो थोड़ा सा कुछ इस तरह का हिसाब किताब बन जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हम्म। तो इसीलिए हमने कहा कि अभी सिर्फ मेटल में बात हो रही है। तो मेटल की सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नॉन मेटल की तो सरफेस और अंदर कहीं भी नहीं होते हैं, सही देखा जाए तो। क्लियर? तो मेटल के भी अंदर नहीं होते हैं, सिर्फ सरफेस पे होते हैं, तो सरफेस के ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करते। अभी आगे इसी से रिलेटेड और बातें होंगी कि क्यों नहीं, कैसे नहीं, क्या हो गया, वगैरह वगैरह। देखो, तो इन अ मेटल द आउटर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्ट अवे फ्रॉम देयर एटम्स, पार्ट अवे मतलब वो उससे अलग हो जाते हैं, एंड आर फ्री टू मूव, और मूव होने के लिए फ्री हैं अब वो, क्योंकि अलग हो सकते हैं, फोर्स कम था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो अलग हो सकते थे, इसीलिए अब फ्री टू मूव हो गए। प्रियांशु समझ में आ रहा है ना सब? यस सर। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ काइंड ऑफ गैस, फॉर्म अ काइंड ऑफ गैस, वो भी तुम लोगों ने 11 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं मिलते हैं इजीली, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये ऑर्बिट है, तो ऐसे एक्चुअल कोई ऑर्बिट है ही नहीं, और जहां पे हम गारंटीड बोल सकें कि यहीं पे है इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी बेसिस पे बात की जाती है, क्योंकि हमको मिलता क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है जिसकी एक रेंज है, कि समथिंग यहां से यहां तक ये पूरा क्लाउड है, ऐसा कुछ याद है सबको? ठीक है, तो वो क्लाउड की तरह बिहेव करता है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि वो काइंड ऑफ गैस की जैसा काम करता है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि इतनी स्पीड से चल रहा है, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर जगह पे आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। इसी के बेसिस पे आया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, याद हो तो थोड़ा बहुत। अनसर्टेनिटी इसी यही चीज की अनसर्टेनिटी थी, कि हमें यही नहीं पता चलता है कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे। ठीक है, अनसर्टेन होती है ये बात, गारंटी नहीं ली जा सकती इसकी। तो इसीलिए ये क्लाउड जैसा बिहेव करता है, हम कह सकते हैं यहां से यहां तक के रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो अगर एक रीजन में कोई चीज फैली हुई है, एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है उसका, तो वो गैस जैसा बिहेव करेगा, साफ बात। ऐसा ही कुछ है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ काइंड ऑफ गैस, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द आयंस। अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, वो उनके पास एनर्जी है अगर दी गई है तो, ठीक, नहीं दी गई है तो अपने आप भी उनके पास एनर्जी है, पर रैंडम डायरेक्शन में है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उधर चल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं और जा रहा है, मतलब सब अपना अपना कहीं जा रहे हैं। अगर हम एक कंडक्टर की सरफेस पे बात करें तो कहीं भी जा रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री होने का मतलब ही यही होता है कि कहीं भी जा सकते हैं। समझ में आई बात? तो कहीं भी जा रहे होते हैं, तो ये एक दूसरे का मोशन का जो सिस्टम है पूरा, वो कैंसल आउट कर देते हैं टोटल मिला के। यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ तो बहुत सारे इस तरफ, बहुत सारे इस तरफ तो बहुत सारे इस तरफ, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट भी, तो कैंसल हो जाते हैं। सारा का सारा जो मोशन होता है वो कैंसिल हो जाता है, जब तक हमने उसको एक कोई पोटेंशियल का डिफरेंस दिया नहीं है। अगर यहाँ पे भी वही वी पोटेंशियल है जो यहाँ है, तब तक। लेकिन अगर वही हम इन दो एंड्स को डिफरेंट पोटेंशियल्स पे कर दें, एक को कर दें समथिंग V1 पे और एक को कर दें समथिंग V2 पे,
तो जो भी हाई होगा, मान लो V1 अगर V2 से ज्यादा हाई था, तो हाई टू लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करने की बात कही जाती है। जैसे कि मास किस तरफ फ्लो करता है पता है? मास भी तो फ्लो करता है, पता है कि नहीं? मास फ्लो करता है, बताओ प्रियांशु, दिव्यांशु। क्लियर है सर। नहीं, ये बताओ मास फ्लो करता है? सर वो क्लियर है, लेकिन मास तो, हाँ सर, मास ही फ्लो करेगा किस तरफ? करंट की अपोजिट डायरेक्शन। मास, यहाँ की हम बात नहीं कर नहीं रहे। सर, सर नहीं, हाँ हाँ हाँ, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। प्रियांशु, कुछ कहना चाहोगे? हेलो यस सर। प्रियांशु, कह रहे मास फ्लो करता है क्या? सर मास फ्लो शायद करता है। शायद मतलब कहाँ देखा है सर फिलहाल तो मैंने केमिस्ट्री में पढ़ा है। कि मास फ्लो करता है? अरे वो तो अलग बात है, हम वैसे कह रहे हैं, मतलब उसके पास रीजन होता है फ्लो करने का, अपने आप, तुम फोर्स ना लगाओ तो। हम्म, सर ये तो मुझे पता नहीं इतना, पर अच्छा, पेन उठाओ, एक हाइट पे लेके जाओ और छोड़ दो, कहाँ जाएगा मास? पेन कहाँ जाएगा? सर नीचे गिरेगा। और नीचे क्यों जा रहा है? सर क्योंकि ग्रेविटी। क्योंकि हायर लेवल पे उसको पोटेंशियल हाई मिल रहा है और लोअर लेवल पे पोटेंशियल लो मिल रहा है। मास भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, जैसे कि चार्ज। आई बात समझ में? यस सर, अब समझ में आ गई। आया ना दिव्यांशु? यस सर। तो मास भी एक्चुअली हाई टू लो फ्लो कर रहा है, अपने आप उसकी मर्जी हाई टू लो जाने की है, क्योंकि उसको मिल रही है ना जगह। आया समझ में? तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के लिए पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ना, वो भी एज अ ग्रेविटी काम करता है। और ये जिस तरफ लो है, जैसे कि मान लो ये हायर लेवल है, ये लोअर लेवल है, क्योंकि हमने V1 को ज्यादा लिया है, तो ये हायर लेवल और ये लोअर लेवल। तो अगर मास होता तो यहां से यहाँ गिरता ना, अगर उसको कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है, यहाँ पे हम कुछ छोड़ दें तो इस तरफ गिरना चाहिए था, यानी कि इस तरफ फोर्स फील करना चाहिए था। ऐसे ही कोई पॉजिटिव चार्ज इस तरफ ही फोर्स फील करेगा, ठीक है? अगर हम हायर इसको V1 को रखें और लोअर V2 को रखें, हाई टू लो। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ फील करेगा? फिर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फील करेगा, यानी कि इस तरफ। तो अब सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगेंगे, जिसको ड्रिफ्ट बोलते थे, याद है? सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाने लगेंगे। क्लियर? तो वो इसी वजह से हुआ, क्योंकि हाई टू लो पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, बाय डिफॉल्ट चार्ज पॉजिटिव रहता है ना, तो उसका जो अपोजिट रिवर्स चार्ज है या इनवर्स चार्ज है, वो किस तरफ फ्लो करना चाहिए? लो टू हाई। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन लो टू हाई फ्लो करेगा। एक तरफ हो गया फ्लो। ये कैसे हो पाया? पोटेंशियल के डिफरेंस क्रिएट करने की वजह से। आई बात समझ में? तो पोटेंशियल का यस सर। डिफरेंस क्रिएट हुआ, इसीलिए ये हाई टू लो, मतलब लो टू हाई फ्लो हुआ। हम्म। तो यहाँ पे एक बात क्या कही जा रही है, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द आयंस। और जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो हमने तो खाली डब्बा बना दिया, लेकिन क्या बीच में एटम नहीं होंगे? बहुत सारे एटम होंगे। जिस एटम को इस इलेक्ट्रॉन ने छोड़ा है यहां से, वो एटम अब आयन बन चुका होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने से तो आयन बन जाएगा ना। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा है वो इसमें टकरा जाएगा, आयन में। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स खुद के साथ भी आपस में भी कोलाइड करेंगे, एटम्स के साथ भी कोलाइड करेंगे और आयंस के साथ भी कोलाइड करेंगे, टकराएंगे बार बार। आई बात समझ में? द कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द आयंस, ठीक है? एंड मूव रैंडमली इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अभी हमने पोटेंशियल के बाद दिखाया तो इस तरफ जाने में, लेकिन रैंडम भी मूव करते टाइम तो ये कोलिजन होगा ही ना। रैंडम मूव भी कर रहे हैं तब भी तो इस तरफ ये जा रहा है, ठीक है, फ्री होके, क्योंकि यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़, एक एटम को छोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया आयन। आयन, तो इस आयन से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आके टकरा जाएगा जो इस तरफ आ रहा हो। ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर कहीं जा रहा है, तो ये किसी एटम, यहाँ कोई एटम होगा, उससे जाके टकरा सकता है। फ्री जगह जब तक मिलती रहेगी तब तक तो ठीक है, लेकिन नहीं तो
किसी दूसरे एटम से, आयन से टकराता रहेगा, ठीक है, रैंडम डायरेक्शंस में। सबको आई सर बात समझ में? हाँ। सर मुझे ये चीज तो क्लियर है, लेकिन सर मेरे को एक चीज जाननी थी कि जैसे ऊपर मतलब एग्जाम्पल में दे रखा है 2.6 वाले एग्जाम्पल में जो मल्टीप्लिकेशन हो रखी है इसमें पावर्स वाली, ये सर फिजिक्स में कोई दूसरा तरीका होता है इसको करने का? कौन सी पावर वाली मल्टीप्लिकेशन? जैसे ये सर ये -6 × 10⁻⁶ इंटू 10⁻6 cos 60, मतलब इस तरीके से। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन करने का कोई तरीका? बेस से में पावर ऐड हो जाती है, यही तरीका होता है। मतलब वही ना जो एक्सपोनेंट इन पावर्स में हमें पढ़ाया गया था, वही हाँ सेम है वही है, ना? वही है। 10 टू द पावर में 10 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 23 माइनस 29। ऐड में अब साइन तो साथ ही में आएंगे ना, तो ऐड तो होना था, लेकिन माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा वो। तो 23 माइनस 29, 10 टू द पावर -6। हाँ सर, वो तो फिर आता है मुझे मेरे को, लेकिन वही दरअसल होता क्या है ना, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में मेरे आंसर इससे नहीं निकलता। बात ये है ना, तुम ये सोच रहे होगे ये लास्ट चीज है, यही आने वाला है। बात ये है कि तुम जब ये निकालोगे तो कई बार ये डबल ट्रिपल डिजिट्स में आ जाएगा, जैसे 237.28 समथिंग ऐसा आ गया, और इंटू 10 टू द पावर में कुछ आया। अब तुमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, इसको 2.37 में करके लिखना पड़ेगा, उसके लिए इसमें से 10 टू द पावर 2 तुमको इसको देना पड़ेगा। अब ये आएगा, मे भी शायद तुमसे ये गलती होती हो, क्योंकि तुम डिजिट्स को अलग सॉल्व करके निकाल लेते होगे, पावर को अलग सॉल्व करके निकाल लेते होगे, फिर मल्टीप्लाई करके लिख देते होगे, लेकिन वो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको गलत माना जाता है। आया समझ ओके में? सर। सर मे लेकिन भी। इसमें हम 10⁻² को नीचे भी नहीं लिखेंगे? नीचे क्यों लिखेंगे? 10 टू द पावर नीचे मतलब 10 टू द पावर 2 था, इंटू 10 टू द पावर -6 था, अच्छा हाँ सर, समझ गया मैं समझ वो गया, तो हाँ। -4 हो गया ना टोटल में, फिर से। क्लियर? वही चीज है। चलो इसमें आगे देखें। वो कोलाइड कर जाते हैं इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, दे ड्रिफ्ट अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। यानी कि अगर हम एक कंडक्टर को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाके रख दें, ये पेज पे हमने ई बना दिया है इस तरफ, यानी कि इस पेज पे हर जगह ई इसी तरफ है, ऐसे करके, और ये कंडक्टर उसी के इन्फ्लुएंस में रखा हुआ है ये कंडक्टर। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन सारे के सारे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट फील करेंगे। अभी पिछले चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था ना कि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट फोर्स लगाती है, क्योंकि F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एफ का डायरेक्शन तब सेम होगा जब क्यू पॉजिटिव है, और अगर क्यू नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगा, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा एक दूसरे के। तो अगर इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में उन पे फोर्स लगता है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन या वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाया गया है, और जिधर फोर्स लगेगा उधर ही की तरफ तो अल्टीमेटली जाएगी ना बॉडी। कोई बॉडी इधर जा रही है, उस पर इधर फोर्स लगने लगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली कुछ काफी टाइम बाद वो बॉडी इधर ही जा रही होगी, क्योंकि उस पर उधर फोर्स लग रहा है। फोर्स वेक्टर को, वेलोसिटी को घुमाता जाएगा, घुमाता घुमाता अपनी तरफ फाइनली लेके चला आएगा, और फिर वो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो इसके उल्टी डायरेक्शन में हो जाएगा, द पॉजिटिव आयंस मेड अप ऑफ न्यूक्लियाई एंड द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स्ड पोजीशंस। अंदर वाले, हमने बोला ना बाउंड होते हैं अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स, उसी की बात हो रही है, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं, वो फ्री नहीं है। इन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स द चार्ज्ड कैरियर्स आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। वहां इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर नहीं होते इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, वहां पे पूरे पूरे आयन, जैसे कि मान लो SO4 2-, ये पूरा आयन ही ट्रैवल करता है, आगे पीछे जाता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। तो ये तो भारी हो गया ना, तो इसीलिए धीरे धीरे जाता है, ठीक है, और इसीलिए बैटरी हम फटाफट चार्ज नहीं कर पाते हैं। हमको डायरेक्ट जितनी एनर्जी लेनी है हम ले सकते हैं, लेकिन बैटरी इतनी आसानी से चार्ज नहीं होती, क्योंकि बैटरी ही तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, ठीक है, भारी आयन चलाने पड़ते हैं वहां पे बैटरी को चार्ज करने के लिए, ठीक, इसलिए। और डिस्चार्ज होते टाइम बड़ी जल्दी हो जाती है, इसलिए क्योंकि भारी आयन चलाने पड़ रहे हैं तो ज्यादा जल्दी पावर खत्म हो जाएगी, फटाफट पावर खत्म हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यस सर। ये क्लियर है सबको? बट द सिचुएशन इन द केस, in this case is more involved. The movement of charge carriers is affected both by the external field, external electric field, as also by the so-called chemical forces. मतलब हम लोगों को दिख रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉन चला तो उसको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हिंडर कर रही है, अपने डायरेक्शन में लेके या ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाह रही है, वो रैंडम मोशन कर रहा था,
बाकी वो एटम आयन से टकराएगा, खुद आपस में भी टकराएगा, इतना भी दिखा। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, बात यह है कि कुछ केमिकल फोर्सेस भी हैं, जैसे कि जो उनको साथ में रखे हुए हैं, बॉन्ड बनाता है तो बॉन्ड क्या है, फोर्स ही तो है ना। तो वो फोर्सेस की वजह से भी काफी सारे हिंड्रेंस आते हैं। क्लियर है। लेकिन वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू मेटालिक सॉलिड कंडक्टर्स। अभी जो हम ये पॉइंट्स की बात करने वाले हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ मेटालिक सॉलिड कंडक्टर्स की बात करेंगे, मतलब वायर वगैरह, वायर या फिर रॉड, ये सब चीजें, ठीक। लेट अस नोट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो यही चीजें हैं, ये इसके पॉइंट्स हैं, एक तरह से रिजल्ट्स हैं जो तुम लोग कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि अगर एक कंडक्टर के पास चार्ज है, वो चार्ज है, तो फिर ये सारे पॉइंट उसके लिए एप्लीकेबल होंगे ही, ठीक है। कंक्लूजन है एक तरह से, तुम प्रॉपर्टी समझ सकते हो एक चार्ज कंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक। तो पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो जाती है जीरो। सपोज करो हमने एक शेल बनाया, स्फेरिकल शेल, ठीक है, ठीक से बना रहे हैं, ये स्पेस खाली है और ये स्पेस में शेल का मटेरियल फील्ड है, मतलब जो भी मटेरियल का शेल है, जैसे मान लो कॉपर मेटल का शेल है, तो ये कॉपर मेटल फील्ड है पूरा। ये सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, ये स्फेयर है, बॉल है, ठीक। तो बॉल होती है ना, अंदर से खाली होती है, तो ये अंदर खाली वाली जगह है बॉल की। और बॉल का मटेरियल जितना मोटा है, यानी कि जितनी मोटी है, थिकनेस है बॉल की, वो हमने ये दिखाई हुई है, ये, ठीक है। मेन मैटर यही है। अब जरा ध्यान दो, अभी बात हुई है ऊपर कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ सरफेस पे हैं, तो अगर हमने इसको चार्ज दिया भी, तो चार्ज सिर्फ यहीं तो रह पाएगा ना, मटेरियल को क्रॉस करके अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर चार्ज ट्रेवल कर ही नहीं सकता ना उसके वॉल्यूम में। ये बात सबको समझ में आ रही है और हजम हो रही है, हाँ बता सर। देना। प्रियांशु, हर्ष, यस सर। हम्म, यस तो सर। ठीक है। तो मेन मुद्दा यही है कि ये थ्रू द वॉल्यूम ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि कंडक्टर के अंदर, किसी मटेरियल के अंदर या मेटल के अंदर चार्ज फ्री नहीं है। अभी अभी हमने बताया क्यों नहीं है, क्योंकि बगल बगल के एटम्स उसको लॉक कर देंगे। लेकिन जो सरफेस पे एटम्स होंगे, उनके बाहर कुछ नहीं है, उनके बाहर दूसरा एटम नहीं है उस कंडक्टर का, तो लॉकिंग हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए वो फ्री है। इसीलिए जब हम इस चीज को चार्ज सिर्फ यहां प्रोवाइड करा रहे हैं इस पॉइंट पे, लेकिन फिर भी ये कंडक्टर अपने होल सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, लेकिन अंदर नहीं पहुंचा पा रहा है, यानी कि सरफेस के इस पार्ट पे नहीं पहुंचा पा रहा है, अंदर यहां नहीं पहुंचा पा रहा है। उसका रीजन यही है, इसी वजह से, क्योंकि ये थ्रू द वॉल्यूम ट्रैवल नहीं करने वाला। बात आई समझ में। और इसी रीजन से कह रहे हैं कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो जा रही है, क्योंकि जब चार्ज वहां खुद भी नहीं जा सकता, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी अंदर नहीं बनाएगा। इनसाइड द कंडक्टर यहां कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी ही नहीं। क्लियर, ट्रैवल नहीं कर पाता उसको। बात आई समझ में, नहीं जा सकती, यस सर। बाहर ही रह जाती है, तो सिर्फ बाहर बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगी। तो कंसीडर अ कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज जैसा भी, देयर में ऑल्सो बी एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर हम बाहर उसके एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ले लें, तो इन द स्टैटिक सिचुएशन when there is no current inside or on the surface of the conductor, the electric field is zero everywhere. जब तक उस पर कोई चार्ज नहीं था, कुछ नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी इनसाइड द conductor. This fact can be taken as the defining property of a conductor. A conductor has free electrons. As long as the electric field is not zero, the free charge carriers would experience force and drift. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, कुछ है, तो फिर वो सारे क्या है करेंगे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्रिफ्ट फील करेंगे, एक तरह से एक फोर्स फील करेंगे किसी डायरेक्शन में। इन द स्टैटिक सिचुएशन द फ्री charges have no distributed has so distributed themselves that the electric field is zero everywhere inside. मतलब वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं बाहर
कि हर तरफ मतलब हर तरह से अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने लगे। जैसे हमने बताया था ना कि अगर हम अंदर कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, कोई भी पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो बननी तो चाहिए थी चार्जेस की वजह से, क्योंकि चार्ज मटेरियल फील्ड जो होती है वो मटेरियल क्रॉस कर जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि फील्ड नहीं है। हम्म लेकिन कुछ इधर का चार्ज जितनी फील्ड इसकी कुछ इस डायरेक्शन में बनाएगा, बाकी जो इधर का चार्ज है वो मिलके इस डायरेक्शन में बनाएगा, और इवेंचुअली ये इक्वल हो जाती है। उसका रीजन यहाँ कम चार्ज है लेकिन ये पॉइंट बहुत पास है। क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये पॉइंट पास है इस वाले चार्ज के, तो चार्ज भले कम है पर पॉइंट बहुत पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनाएगा। ये चार्ज बहुत ज्यादा है लेकिन पॉइंट इस पूरे चार्ज से काफी दूर पड़ रहा है एक तरह से देखा जाए तो, इसलिए चार्ज तो ज्यादा है लेकिन आर बहुत कम है, और आर कम है, नहीं सॉरी, आर बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कम बनेगी, रिलेटिवली कम बनेगी। जितनी क्यू चार्ज पे बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम एक बड़ा सा चार्ज यहाँ पे रख दें और एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे रख दें, तो ऐसा कोई पॉइंट होगा जब यहाँ इन दोनों की फील्ड बराबर हो, जहाँ पे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये चार्ज भले कम है और ये चार्ज ज्यादा है, लेकिन कोई तो पॉइंट ऐसा होगा ना जहाँ पे ई बराबर हो, क्योंकि ई दो चीजों पे डिपेंडेंट है, एक तो चार्ज पे, दूसरा डिस्टेंस पे। इसका चार्ज कम है तो इसकी डिस्टेंस को कम रखो, क्योंकि डिस्टेंस जितनी कम, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना ये, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चाहिए तो पास रखो वो पॉइंट इसके, और अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कम चाहिए तो उससे दूर रखो, तभी तो इक्वल हो पाएगी ना। अगर हम बराबर डिस्टेंस पे देखने की बात करें कि इनके सेंटर में देखेंगे, इधर से भी आर है और इधर से भी आर है, सीधी सी बात है, तब तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम अगर E1 देखेंगे तो प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर स्क्वायर, और E2 देखेंगे तो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। डिवाइड करने पे E1 बाई E2 प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू बोले तो, क्योंकि प्रोपोर्शनल में जो कांस्टेंट आएगा वो दोनों में कट जाएगा, स्मॉल क्यू बाई कैपिटल क्यू। हम्म तो कैपिटल क्यू बड़ा था स्मॉल क्यू से, तो अगर हम दोनों तरफ स्मॉल क्यू डिवाइड करते हैं, ठीक, तो ये तो कट गया, ये कट गया, यहाँ 1 आ गया, यानी कि ये रेशियो 1 से छोटा है। और अगर E1 बाई E2 इज इक्वल टू क्यू बाई क्यू है और ये रेशियो 1 से छोटा भी है, तो E1 क्या हो गया, लेस देन हो गया E2 के। और E1 देखो किसकी फील्ड थी, स्मॉल वाले की, और उसकी फील्ड कम बनी ना सेम डिस्टेंस पे। लेकिन हम बैलेंस कर सकते हैं, एक से डिस्टेंस कम लें और दूसरे से डिस्टेंस ज्यादा लें, तो इसकी जो फील्ड होगी और इसकी जो फील्ड होगी बराबर आ सकती है। एक ऐसा पॉइंट ढूंढा जा सकता है। अब आई बात सबको समझ में, समझ पा रहे हो ना कि अंदर फील्ड कैंसिल कैसे हो जाती है, दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड। इसी तरीके से वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर। फाइनल कंक्लूजन। कंफ्यूजन है तो बोल सकते हो सब, बताओ। क्लियर। प्रियांशु, हर्ष, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो देखें फिर आगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, at the surface of a charged conductor electrostatic field must be normal to the surface at every point। यानी कि अगर हम एक चार्ज कंडक्टर बॉक्स जैसा ले लें, बॉक्स जैसा ले लें, ये कंडक्टर है, एक मेटालिक बॉक्स है मान लो, तो इस पे जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो टॉप सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेफ्ट पे भी होगा, बॉटम पे भी होगा, फ्रंट पे भी होगा, बैक पे भी होगा, और लेफ्ट राइट पे भी होगा, हर तरफ होगा डिस्ट्रीब्यूट चार्ज, ठीक है। लेकिन किसी एक सरफेस से अगर हम देखें कि जैसे टॉप सरफेस को ले लेते हैं, टॉप सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज है मान लो, पूरे पे फैला हुआ है, तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी। हम्म क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि इसमें हम कॉर्नर में नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम एक अजम्पशन टाइप का लेके चल रहे हैं कि ये सरफेस काफी बड़ी है तो बीच में कहीं पे देख रहे हैं, सेंटर में कहीं पे, तो वहां फायदा क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। वहां फायदा ये मिलेगा बीच में का कि, या ऐसे सिर्फ टॉप सरफेस को बना लें तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो हाँ, सिर्फ टॉप सरफेस को हमने बना लिया,
ये पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फैला हुआ है इतना। तो किसी पॉइंट पे अगर हम देखें, अगर इस तरफ फील्ड हुई, ठीक है, कुछ चार्ज की, तो कुछ चार्ज की इस तरफ भी हो जाती है फिर, और यही दोनों मिलकर रिजल्टेंट अल्टीमेटली बीच में ही बना लेते हैं ऐसे पोजीशन पे जो कि 90 डिग्री हो सरफेस से, ठीक है। ये एक रीजन होता है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर निकलती है, यानी कि अगर सरफेस ऐसे कर्व में है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फील्ड होगी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक। अब आई बात समझ में, ये ऐसा कुछ है। अब हम इसमें पढ़ के दिखाते हैं तो थोड़ा और समझ में आएगा। इफ ई वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस, अगर हम रैंडम किसी डायरेक्शन में ले लेते हैं ई को, तो प्रॉब्लम क्या आएगी उस सरफेस से रैंडम डायरेक्शन में? इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। तो क्या होगा, इसका एक, इस वाले का एक कंपोनेंट इस तरफ आने लगेगा सरफेस के ऊपर, और एक कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर। एक वेक्टर है इस सरफेस पे, तो एक कंपोनेंट उसका इस सरफेस पे भी तो आ जाएगा ना, पार्ट ऑफ वेक्टर। सबको पता है कंपोनेंट के बारे में? कंपोनेंट बनाने में किसी कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हमने शायद बताया भी हुआ है। बताओ प्रियांशु, दिव्यांशु, नो सर, हर्ष, क्लियर है, कंपोनेंट तो आपने बताया था। बताया था ना। तो कंपोनेंट जो है वो एक इस तरफ आ जाएगा ना, और एक इस तरफ आ जाएगा, है ना। यानी कि एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंपोनेंट आएगा और एक पैरेलल टू द सरफेस या अलोंग द सरफेस। और अलोंग द सरफेस वाले कंपोनेंट से प्रॉब्लम है, देखते हैं कैसे प्रॉब्लम है। क्योंकि अलोंग द सरफेस अगर कंपोनेंट इस चार्ज का आ गया तो इसी चार्ज को मूव करवाने लगेगा, और ये चीज पॉसिबल नहीं है कि जो चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी चार्ज को मूव करवा पाए। सोचो, अगर ये इधर होता तो ये पॉजिटिव चार्ज को इधर फोर्स फील नहीं होने लगेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइटवर्ड होने लगे या लेफ्टवर्ड होने लगे। अलोंग द प्लेन कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड होने लगेगी तो उसको चलाने लगेगा, क्लियर है। इसीलिए नहीं होती, मूवमेंट आ जाएगा। देखो यहाँ पे, इट वुड हैव नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस इफ ई वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस। फ्री चार्जेस ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वुड देन एक्सपीरियंस फोर्स एंड मूव। यानी कि जो फ्री चार्ज होंगे सरफेस पे वो फोर्स फील करेंगे और मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इन द स्टैटिक सिचुएशन देयरफॉर ई शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, यानी कि उस सरफेस के टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? अब हमने यहाँ फ्लैट सरफेस बनाई है इसलिए तुम लोग को लग रहा है, लेकिन अगर हम एक स्फेरिकल सरफेस बना लें तो और समझ में आएगा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट हुआ तो वो सरफेस पे आगे या पीछे चला देगा चार्ज को, और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहा तो सरफेस के ऊपर वो चार्ज नहीं ट्रेवल कर पाएगा, यानी कि स्टैटिक रह सकता है, फिर वो चार्ज रुका हुआ रह सकता है सरफेस पे, ठीक, क्लियर है। और ये बिहेवियर देखा गया है कि चार्ज रुका हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ये कंक्लूजन दिया गया है। रुका हुआ है इसका मतलब है उस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तभी रुक सकता है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है चार्ज का रुका रहना। अगर कोई भी थोड़ी भी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके दूसरी डायरेक्शन में या फिर उसके अलोंग द सरफेस है तो वो सरफेस पे ही चार्ज को चलाने लगेगी, रुकना पॉसिबल ही नहीं, जबकि देखा गया है कि रुका रहता है। तो इन द स्टैटिक सिचुएशन देयरफॉर ई शुड हैव नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, thus electrostatic field at surface of a charged conductor must be normal to the surface at every point। कैसी भी सरफेस हो, एक बॉल जैसी सरफेस है उसके भी एक पर्टिकुलर रीजन्स में परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। बस यही बात, कर्व सरफेस है तो उसके हिसाब से अलग अलग जगह अलग अलग डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। For a conductor without any surface charge density, field is zero even at the surface। ये हम देखेंगे रिजल्ट 5 में, कि एक मतलब जिस कंडक्टर पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा, चार्ज डेंसिटी के बारे में हम पिछले चैप्टर में बता चुके हैं। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। अब चाहे ए से रिप्रेजेंट करो चाहे डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करो, है ये सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द सरफेस। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर ये है तो एरिया ऑफ सरफेस तो जीरो होने मतलब होने नहीं वाला है, नहीं तो फिर सरफेस है कहाँ, हवा में। अगर कोई सरफेस है तो उसका एरिया तो होगा ही कुछ ना कुछ, चाहे वो सरफेस रेक्टेंगुलर सरफेस हो चाहे वो सरफेस सर्कुलर सरफेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया होगा।
ये जीरो होने से रहा, ये जीरो नहीं हो सकता। बचा क्या? इसको जीरो करने के लिए कौन बचा? Q। इसका मतलब है कंडक्टर पे चार्ज है ही नहीं। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी किसी कंडक्टर पे जीरो है, विदाउट एनी सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज जीरो है। चार्ज जीरो है तो फील्ड कैसे निकलेगी? फील्ड इज जीरो इवन एट द सरफेस, इसीलिए कहा जा रहा है कि सरफेस पे फील्ड जीरो होगी। क्लियर? क्योंकि चार्ज ही नहीं होगा ना, इनडायरेक्टली देखा जाए तो। आया सबको समझ में? आगे चले। देखो थर्ड पॉइंट क्या है? द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। मतलब कंडक्टर के अंदर, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर मतलब हो सकता है कंडक्टर के वॉल्यूम में, अंदर एक डब्बे के अंदर, ठीक है। अब चाहे वो डब्बा हो चाहे एक कंप्लीट चीज हो, मतलब हम लोगों को मटेरियल के अंदर जाना समझ में आता नहीं है। मतलब ये सॉलिड मटेरियल है, मान लो सॉलिड कंडक्टर है, यानी कि इसके अंदर का स्पेस खाली नहीं है, भरा हुआ है पूरा। ये अंदर बॉक्स जैसा नहीं है, ये सॉलिड एक क्यूब है। तो उसके अंदर अगर हम यहाँ कहीं चले जाएं, बॉक्स के मतलब उस क्यूब के अंदर, तो वहां तो मटेरियल होगा ना इसी बॉक्स का। अगर ये आयरन का बॉक्स है तो यहाँ पे आयरन 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 आयरन, हर जगह आयरन आयरन होगा पूरा, उसके मेटल्स, उसके एटम्स होंगे। हम्म। तो वहीं पे बोला जा रहा है कि इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर में कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन स्टैटिक सिचुएशन। वहां पे चार्ज कोई रुका नहीं रह सकता है, न्यूट्रल हो जाता है तुरंत। A neutral conductor has equal amounts of positive and negative charges in every small volume or surface element। हम्म। मतलब कहीं पे भी उसके एटम तो होंगे ना, चाहे सरफेस पे एटम हो चाहे अंदर एटम हो। अगर सरफेस पे एटम है तो उसका इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, लेकिन होंगे तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ना, न्यूक्लियस भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, हर एटम के पास, हर मटेरियल के पास। तो a neutral conductor has equal amounts of positive and negative charges in every small volume। यानी कि हम इस बॉक्स का छोटा सा पोर्शन सेलेक्ट कर लें, इतना वॉल्यूम सेलेक्ट कर लें, तब भी उसमें एटम होंगे, उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, बिल्कुल एज इट इज। फिर या फिर सरफेस पे भी देखें, एक सरफेस एलिमेंट भी चूज कर लें हम किसी का, छोटा सा पार्ट ऑफ सरफेस, उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। When the conductor is charged, the excess charge can reside only on the surface in the static situation। अगर कंडक्टर चार्ज हो गया है तो हम सारे चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, एक्सेस चार्ज। क्योंकि देखो अगर हम कह रहे हैं कि O के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया है, तो ये क्या इसका टोटल चार्ज है? बताओ। अगर हम कह रहे हैं ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो क्या इसका टोटल चार्ज -1 है? हम्म। बताओ प्रियांशु, दिव्यांशु, हाँ सर। प्रियांशु। प्रियांशु बताओ। जी सर बताइए। कह रहे हैं कहीं और हो क्या? नहीं सर, आपकी देख रहा हूँ। हम कह रहे हैं ये बताओ कि ये माइनस चार्ज टोटल चार्ज है या नहीं सर टोटल ऑक्सीजन के चार्ज ऊपर? है पक्का? सर। यस, चार्ज रिप्रेजेंट करता है इसमें अच्छा नेगेटिव चार्ज। ये बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? क्या होता है? 8। सर यस। 8 होता है। और ये एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट किस बेसिस पे होता है? कैसे हम कह रहे हैं कि 8 एटॉमिक नंबर है? क्या होता है एटॉमिक नंबर? होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी भी एटम में न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों है, तो कितने प्रोटॉन है वो काउंट करके हम एटॉमिक नंबर बताते हैं। 8 प्रोटॉन तो 8 एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और अगर किसी एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव होना चाहिए न्यूट्रल सिचुएशन में। तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन होते हैं एक ऑक्सीजन एटम में। और ये जो तुम्हें यहाँ एक -1 नजर आ रहा है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, एक एक्स्ट्रा है।
तो 1 एक्सिस नजर आ रहा है तुमको, बस सिर्फ एक्सिस चार्ज नजर आ रहा है तुमको, टोटल चार्ज नजर नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ प्रियांशु, दिव्यांशु? हाँ सर क्लियर है सर। वो सॉरी अगर बीच में आपने नाम लिया हो, मैं नहीं आ पाया ना, तो अगर हुआ होगा कि सर 2 मिनट पहले ना बस मम्मी ने मेरे को बुला लिया था एक काम के लिए, मैं 2 मिनट में आ गया था, कोई आया था और खाना खाने के लिए बुला लिया था मम्मी ने, बस कोई खाना लेने चला गया था, उसके कारण अगर आपने बुलाया होगा तो उसके लिए सॉरी सर, अगर मैंने नहीं नहीं, अभी नहीं कुछ बुलाया था हमने, कोई बात नहीं। ठीक है प्रियांशु, आ गया ना समझ में? यस तो सर। व्हेन द, मतलब ये टोटल चार्ज नहीं है, इसीलिए ये लोग एक्सेस चार्ज की बात कर रहे हैं। व्हेन द कंडक्टर इज चार्ज, द एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा वाला जो है, बचा हुआ, ज्यादा वाला चार्ज कैन रिसाइड ओनली ऑन द सरफेस इन द स्टैटिक सिचुएशन। स्टैटिक सिचुएशन में जितना चार्ज एक्सेस में है। क्लियर? दिस फॉलोज फ्रॉम द गॉस लॉ। कंसिडर एनी arbitrary arbitrary volume element V inside a conductor. Hmm? On the closed surface S bounding the volume element V, electrostatic field is zero. Thus the total electric flux through S is zero. क्या बोला गया? This follow from the Gauss law. Consider any arbitrary volume element V. कुछ भी हम वॉल्यूम सेलेक्ट करते हैं, गॉस लॉ में सरफेस सेलेक्ट की जाती है ना, तो चाहे स्फेरिकल सेलेक्ट करो चाहे जैसी भी सेलेक्ट करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? V inside the conductor on the closed surface S bounding the volume element V. इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो हमने देखा था कि उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो होती थी अगर उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो फ्लक्स जीरो होता था। दस द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एस इज जीरो। बाउंडेड चार्ज यानी कि एक चार्ज बाहर है, उसका कोई मतलब नहीं है इसके अंदर से फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, क्योंकि इसका जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही बाहर भी निकल रहा है। टोटल फ्लक्स जीरो। याद है? वही चीज है। So hence by Gauss law there is no net charge enclosed by S, but the surface S can be made as small as you like। यानी कि वो सरफेस कितनी भी छोटी बनाई जा सकती है ना? छोटा करते करते उसको बहुत छोटा कर दो, पॉइंट जैसी बना दो। तो दिस मीन्स देयर इज नो नेट चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। एक कंडक्टर के अंदर अगर हम वो सरफेस छोटी करते 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 बहुत स्मॉल कर लें, तो फिर वहां पे तो कोई नेट चार्ज है नहीं ना। एंड एनी एक्सेस चार्ज मस्ट रिसाइड एट द सरफेस। तो इसीलिए सरफेस पे बाकी सारा का सारा चार्ज होना जरूरी है। क्लियर है? अंदर वॉल्यूम में पॉसिबल नहीं है उसका रुक पाना, क्योंकि वहां पे हम वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे और कोई भी नेट चार्ज नहीं आएगा। आया समझ में? और यही रीजन है कि द इंटीरियर में हम बोलते हैं कि कोई एक्सेस चार्ज होना पॉसिबल नहीं है, वो सब का सब फिर से बाहर चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा अगर कुछ ऐसा होता भी है तो। क्लियर? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। पूरे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर में तुम कहीं भी चले जाओ, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। उसका रीजन ये है कि पोटेंशियल वही कैंसिल नहीं होने वाला वहां पे, क्योंकि कोई नेगेटिव चार्ज चाहिए था उस पोटेंशियल को कैंसिल करने के लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो पॉजिटिव से पॉजिटिव वाली भी कैंसिल हो जाती है अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो, लेकिन पोटेंशियल पॉजिटिव से पॉजिटिव वाला कैंसिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक बॉडी अगर चार्ज है आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली, तो उसके वॉल्यूम में भी यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उससे उस पे पोटेंशियल जरूर होगा। ठीक ठीक है? और कांस्टेंट भी होगा। ये सब रिजल्ट्स हैं, तुम लोग अगर पूरी तरह ग्रैब नहीं भी हो पाते हैं ना, तो तुम लोग याद रख सकते हो, इसलिए क्योंकि ये यूज होने वाले हैं। इतनी जल्दी, क्योंकि दिया तो है डिटेल में कि कैसे हो रहा है, लेकिन अगर पूरी तरह नहीं समझ में आता है तो पूछ भी सकते हो और थोड़ा बहुत याद भी रख सकते हो। एंड हैज द सेम वैल्यू एज इनसाइड ऑन इट्स सरफेस। तो जैसे सरफेस पे वैल्यू है वही सेम अंदर भी होती है। और ये सेम चीज हम लोग देख सकते हैं कंडक्टर के जो पोटेंशियल निकाला गया था उससे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकाली गई थी शेल से, एक शेल के चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो आती है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं आता है, पोटेंशियल सेम आता है एज सरफेस। सरफेस पे जितना पोटेंशियल है वही अंदर हर जगह होगा, वी वी वी, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो। आया सबको समझ में? वही चीज इसमें कही जा रही है। ठीक?
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस exists. This means potential will be different for the surface at every नहीं at a point just outside the surface. और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इसीलिए पोटेंशियल बदलना शुरू हो जाता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं ना, तो पोटेंशियल चेंज भी नहीं होगा। उन्होंने ये पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर हम पॉइंट्स देखते जाएं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता चला जाता है, डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज, डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ना इस डायरेक्शन में ना उस डायरेक्शन में जीरो है, तो वहां पोटेंशियल बदलेगा कौन? इसीलिए इनसाइड पोटेंशियल हर जगह एक जैसा ही रहता है कंडक्टर के अंदर वॉल्यूम में। क्लियर? अब बात आती है इसकी, ये तो सीधे सीधे वहीं से हो जाता है कि वो जो हमने शीट का निकाला था ना हम लोगों ने, क्या आया था रिजल्ट, याद है किसी को? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक तरफ, यानी कि इससे जो हमने क्यूबिकल वो बनाई थी सरफेस, तो यहाँ पे आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर एक तरफ भी आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करके आ गया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हाफ हाफ था, दोनों को ऐड करके आ गया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एन कैप। क्लियर है? सबको क्लियर है? वही चीज आ रही है, क्योंकि यहाँ बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। अब वो सरफेस फ्लैट है या नहीं है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो सरफेस रैंडम भी है तो सरफेस का एक छोटे से पोर्शन की बात कर ली जाएगी कि इतने से पोर्शन में फील्ड कितनी है। तो जो इतने से पोर्शन में जितना डेंसिटी ऑफ चार्ज होगा उतनी ही फील्ड निकल रही होगी। ठीक, तो डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि याद होगा वहां पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं हो रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे भी वही चीज दिखाई गई है, फ्लैट सरफेस की। क्लियर? वहीं से आया फ्लक्स, वहां से भी ऐसे ही आया था, फ्लक्स करके ही आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू फ्लक्स, सॉरी फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इधर एक फ्लक्स और इधर भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा होता है क्यू बाई ए, तो क्यू हो गया सिग्मा ए, तो यहाँ पे हम सिग्मा ए लिख सकते थे। ए एरिया कैंसिल हो जाता था, इसीलिए ई आता था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी वैल्यू तो परपेंडिकुलर हम लोग पहले देख ही चुके हैं, इसीलिए एन कैप फैक्टर यूज किया जाता है, ऊपर किया गया। आया सबको समझ में कैसे आ गया ये? बस वही बात ये हाँ है कि सर समझ में आ गया। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप मुझे एक फॉर्मूला शीट दे सकते हैं अपने हिसाब से बना के? फॉर्मूला शीट अभी तो नहीं, अभी तो कुछ ऐसा नहीं बना के दे पाएंगे क्योंकि ये भी इतना टाइम नहीं है, और दूसरी बात कि इसमें जो लिखे हैं सब सब वैसे ही हैं, मतलब वो तुम नोट कर सकते हो ना, सीधे एनसीईआरटी से भी नोट कर लोगे, कि हम भी बना के देंगे तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कुछ हम कम करेंगे, ये बात है। तो तुम देख सकते हो, अलग अलग टॉपिक्स का लिख सकते हो। ठीक है सर। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, वो भी इसी से रिलेटेड है, यही सब जो प्रॉपर्टी चल रही है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जब पहुंच नहीं सकती है तो अफेक्ट भी नहीं कर सकती है। तो अगर हम एक मेटल में अंदर कैविटी बना दें, खाली जगह, मतलब यहाँ यहाँ मेटल भरा हुआ है पूरा, लेकिन इस जगह पे मेटल नहीं है, अंदर जो है ये हमने बनाया बीच में, उसमें मेटल नहीं है, ठीक है, एक कैविटी है, एक होल है, ठीक है, अंदर वहां तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है, उस होल तक कोई रास्ता नहीं है कि तुम अंदर जा सको, तो वहां पे अगर कोई चीज है, मतलब एक चार्ज है मान लो, तो वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को फील भी नहीं करेगा, या वहां पे कुछ भी है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को फील नहीं कर सकता, इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड हो जाता है ना, वो बच जाता है। ठीक है, तुम लोग इसमें पढ़ सकते हो, और कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है भी, या वो सब चीजें हैं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच पा रही है, तो ये जो पोर्शन है ये शील्डेड है, इसीलिए बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्लियर? बाकी v अंदर जीरो नहीं दिखाया गया, देखो सेम दिखाया गया है, एज अ सरफेस कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो है, बाहर कुछ है, जीरो नहीं है। अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो है क्योंकि इस सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, बाहर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनवर्ड आ रही है, सरफेस की तरफ आ रही है, तो चार्ज को नेगेटिव होना चाहिए ना, तो इसीलिए देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी नेगेटिव है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जा रही है तो इसका मतलब है चार्ज पॉजिटिव होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी पॉजिटिव होगी। ठीक, वही चीज दिखाई गई। बाकी यही सब है, समराइज करके इन चार फिगर्स को बना दिया गया है।
कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, पोटेंशियल एज सरफेस के बराबर होता है, वगैरह वगैरह। ठीक, टोटल क्लियर हो गया? यहां तक की बात हो गई। हाँ सर, यहाँ तक क्लियर है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है? प्रियांशु, नहीं सर। प्रियांशु प्रॉब्लम है? नो सर। सर इसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन के बाद ये कैपेसिटर चालू हो ना? डाइलेक्ट्रिक, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसी से तो जुड़ा हुआ है ना, यही चीज वो समझाने के लिए बताई जा रही है जो कैपेसिटर के अंदर होने वाला है। तो ओके ये हुआ, उसके बाद देखो कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटेंस आ गया। क्लियर है? यस सर। अच्छा दिव्यांशु, प्रियांशु, एक बात पूछनी है। हाँ सर। तो ये बताओ, एक मिनट, ये हम ऑफ